नमस्कार सभी को। रीड लैंग्वेज 2 के सिलेबस में हम जो है वो एक और टॉपिक करने वाले हैं। मैंने अभी जो है वो बोला रीड लैंग्वेज 2, ठीक है। लेकिन हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये आने वाले 3 पेपर के अंदर, जैसे रीड की बात करें, रीड की अगर बात करें तो रीड के अंदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ये इफेक्टिव है। और उसके प्लस में अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आने वाले तीन जो है वो तरह के पेपर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जी हाँ, प्रिंसिपल्स यानी कुछ एक सिद्धांत जो हमें भाषा शिक्षण के दौरान जो है वो फॉलो करने चाहिए। वाई, क्यों करने चाहिए हमें? क्योंकि हम इनके प्रयोग के कारण, इनको यूज़ करने के कारण हम अपनी टीचिंग को जो है वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हम जो लर्निंग करवा रहे हैं विद्यार्थी को, विद्यार्थी लर्न करने में जो है वो ईजी फील करेंगे, ठीक है। ज़्यादा जो है वो ईजी लगेगा विद्यार्थियों को उनकी लर्निंग को। उसके बाद हम बात करें तो एक और बात कि अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो शिक्षण जो है वो शिक्षण यानी लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण के दौरान अगर हम बात करें, कुछ एक निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के कारण वो जो है वो अचीव करना इजी हो जाता है, अच्छे तरीके से हम उनको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड जो है वो आपने लिखना है, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स ये भी अच्छी तरीके से अचीव किए जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से इफेक्टिव, इजी या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना या फिर लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना जो है वो इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। याद रखें, अगर निर्धारित प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो लैंग्वेज लर्निंग में कुछ एक सुविधाएं हमें हो सकती है। हम जैसे इसको शुरू करें उससे पहले कुछ एक बातें क्लियर करना जो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। वो बातें क्या है कि जब हम जो है वो भाषा शिक्षण करते हैं तो दो टर्म बहुत ही जो है वो इफ़ेक्टिव साबित होती है हमारे लिए। जो है उनमें से एक टर्म है मदर टंग और दूसरी है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि मदर टंग जो है उसको जो हम अलग अलग नामों से नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज 1 यानी लैंग्वेज फर्स्ट कह सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज जो है वो कह सकते हैं और लैंग्वेज 2 कह सकते हैं, ठीक है। ये कहानी हुई। उसके बाद हम बात करें कि मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज कौन सी भाषाएं होगी हमारे जो है वो सिलेबस के दौरान। हम ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ें, इसके दौरान मदर टंग क्या होगी। ये तो मान के चलिए कि टारगेट लैंग्वेज को हमें ऑलवेज जो है वो ऑलवेज क्या मानना है, ऑलवेज मानना है इंग्लिश लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही होनी चाहिए हमारी। हिंदी भाषा यानी मदर टंग की बात करें तो जो है वो राजस्थानी, मेवाड़ी, मेवाती, पंजाबी, इस तरह की अलग अलग भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे वो हमारी मदर टंग है। अगर हम सीख रहे हैं कुछ, अगर हम क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्षेत्रीय भाषाओं की होते हुए भी हमें हमारी भाषा जो मदर टंग को हमें हिंदी मानना चाहिए, ठीक है। हिंदी के रूप में हम मदर टंग को प्रेजेंट करेंगे। ये बात हुई। देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 3 प्रिंसिपल्स को लिखा है और उसके बाद में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके लिखे हैं। अब इन तीनों को एक साथ प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, एक साथ क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल ऑर्डर, ये कहीं ना कहीं एक जैसी चीजें हैं। आने वाले पेपर्स के अंदर इस तरह की बातें अगर पूछी जाए तो इन सभी प्रिंसिपल्स में इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। हम बात करें अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाता है उस कक्षा का जो पूर्णतः परिवेश हो, वो किस में हो, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो सिखाई जा रही है ना वही भाषा हो, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल ऑर्डर का मतलब हो जाता है आपने जो है वो प्रोसेस जो है वो कौन सी, जिस तरह से आपने मदर टंग को एक्वायर किया था वही प्रोसेस यहां पर ऐड करें, ठीक है। तो यहां पर नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका मतलब जो कार्य हमने, जो परिस्थितियां मदर टंग को सीखते समय हमें करी थी वही यहां पर हम क्लासरूम में, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम में हम प्रेजेंट करेंगे। इट विल बी इजी टू लर्न इंग्लिश। देखिए, इस
प्रोसेस में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारी क्लासरूम लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से चलेगा कि जब हमने जो है वो क्लासरूम लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अगर भाषा इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी जो लैंग्वेज भी जो है क्या होनी चाहिए, टारगेट लैंग्वेज ही हमारी क्या होनी चाहिए, क्लासरूम लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी क्लासरूम लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से ही हो, ठीक है, हमें जो है वो समय रहते रहते जो है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है किसको, यूज ऑफ मदर टंग को। ठीक है, यानी अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो उसमें किसी हाल में हम ये नहीं कह सकते कि विद्यार्थी को हम जो टारगेट लैंग्वेज में ही कार्य करवाएं, वो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उस क्षेत्र विशेष की भाषा को ही बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं प्राइमरी क्लासेस जो है ना, अभी आपके जो है वो एनसीएफ एक्सेट्रा में लिखा है कि 1 से 5 तक जो है ना क्लासरूम जो है ना, क्लासरूम की लैंग्वेज वो कौन सी होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे टारगेट लैंग्वेज तक लेके आनी चाहिए। कैसे कि जैसे जैसे समय व्यतीत हो हमें इस भाषा को क्या करना है, रिमूव करना है। 2 सवाल, टू डेवलप नेचुरल एनवायरनमेंट, टू डेवलप नेचुरल प्रोसेस, टू यूज नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए, वी शुड मेक द टारगेट लैंग्वेज द क्लासरूम लैंग्वेज ऑफ और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमें टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश को क्लासरूम लैंग्वेज जो बनाना चाहिए शिक्षण के दौरान। दूसरी बात, क्या ये शुरू से ही होना चाहिए, नहीं, धीरे धीरे हमें सही समय रहते इसको क्या करना है, इसके यूज को कम करना है, रिड्यूस करना है, और एक समय ऐसा आए कि हमारी टारगेट लैंग्वेज ही हमारी क्लासरूम लैंग्वेज रह जाए। ये होता है नेचुरल वे में पढ़ना या पढ़ाना। उसके बाद है यूज ऑफ लैंग्वेज। यूज ऑफ लैंग्वेज हम कुछ इस तरह से पढ़ाएं विद्यार्थियों को, कुछ इस तरह से प्रोसेस में लेके आए विद्यार्थियों के शिक्षण को, विद्यार्थियों के लर्निंग को, ताकि वो क्या करे, भाषा का यूज करे कहाँ, सोशल कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट में, सामाजिक परिस्थितियों में प्रयोग कर पाए। जिस तरह से हम नेचुरली हम अपनी मदर टंग को प्रयोग करते हैं उसी तरीके से वो क्या कर पाए, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर पाए। तीसरा, लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स 4 होती है, आपको पता है अच्छी तरीके से, LSR और W। ये ध्यान में रखें, ये किसी विद्यार्थी के सेंस में लिखी हुई है, स्टूडेंट के सेंस में। अगर हम बात करें एक टीचर की बात करें, अगर हम जो है वो टीचर की बात करें तो टीचर का जो है वो लैंग्वेज का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा, यानी सबसे पहले होगा, यानी LSRW में सबसे पहले टीचर स्पीकिंग करता है, उसके बाद लिसनिंग करता है, उसके बाद राइटिंग करता है और उसके बाद रीडिंग होगा, उसके बाद रीडिंग होगा। तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है टीचर के सेंस में। लेकिन यहाँ पर लर्नर इज मोर इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी लर्नर टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो LSRW को भी हमें क्लासरूम में जो है वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये हुई बात नेचुरल वे ऑफ टीचिंग की, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्किनर एक्सेट्रा जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो है वो हैबिट फॉर्मेशन वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये 4 शब्द जो है वो किसी भी प्रकार की हैबिट को डेवलप करने के लिए जरूरी है। किसी भी प्रकार की नहीं, मैं बात करता हूँ लैंग्वेज लर्निंग की। किसकी बात करेंगे, लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग में ये 4 शब्द जो है वो हैबिट को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रैक्टिस, ड्रिल, इमिटेशन एंड रिपीटिशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, CLT एक्सेट्रा देखा है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो ड्रिल है वही क्या है, प्रैक्टिस है, और उसी को रिपीटिशन बोलते हैं। मैंने एक साथ, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी लाइन में 4 ऑप्शन की किसी भी लाइन में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए हमें वही करना है। हैबिट किसके माध्यम से डेवलप की जाती है, इनके माध्यम से। उसके बाद वी कैन मास्टर अ स्किल। अगर हम बात करें हैबिट फॉर्मेशन से, तो हैबिट फॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी स्किल पर, किसी भी है ना कंटेंट पे, कह सकता हूं मैं, किसी भी कंटेंट पे, किसी भी लर्निंग सिचुएशन पे हम अगर मास्टरी हासिल करनी है तो हमें हैबिट में लेके आना पड़ेगा, ये प्रयोग करना हमें जो है वो पड़ेगा। उसके बाद वी डेवलप ए हैबिट अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। हम अपने आप को अगर ढंग से
ऑब्जर्व करें अपनी आदतों को, तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ एक हमारी आदतें जो है वो अनकॉन्शियसली डेवलप हुई है, यानी अपने आप व्यवहार में आ गई, और कुछ कॉन्शियसली हुई है। ठीक है, अगर हम इस बात को भाषा शिक्षण में लेके आए तो हमें पता है कि जब हमने मदर टंग सीखी थी, मातृभाषा सीखी थी, तब हमने उसके लिए जो किसी प्रकार के एफर्ट्स जो है वो नहीं करे थे। ठीक है, लेकिन अगर हमने टारगेट लैंग्वेज की बात करें, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश अब सीख रहे हैं, तो उसके लिए विशेष प्रकार के, ठीक है, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, क्लास लगाना। ठीक है, तो ये एफर्ट्स और जो है वो विदाउट एफर्ट की जो कंडीशन है वो बताती है कॉन्शियस अनकॉन्शियस। मदर टंग में जो बातें करना, जो व्यवहार हमने सीखा था, जो हैबिट डेवलप करी थी, वो अनकॉन्शियस थी, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के एफर्ट नहीं थे। हम किसी भी कार्य काम के करने के माध्यम से हम जो धीरे धीरे भाषा का विकास होता रहा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट की, तो वो कॉन्शियसली ही डेवलप होती हुई है। उसी तरह से ये ध्यान में रखना है कि हैबिट जो है ना, किसी स्किल को मास्टर, किसी स्किल में मास्टरी होने, प्रोफिशिएंट होने के लिए हैबिट फॉर्मेशन की प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, हैबिट जो होती है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस होती है। अगर हम भाषा शिक्षण की बात करें तो मदर टंग जो है वो अनकॉन्शियसली हमने डेवलप करा था, लेकिन टारगेट लैंग्वेज हम कॉन्शियसली इसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी हमें, याद रखें। ये होता है हैबिट फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। मैंने एक साथ लिखा है, कोई ना कोई कारण है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हमें तभी आएगा जब हम मोटिवेट, हमें किसी कार्य में रुचि जो है वो हमारी तभी हो सकती है जब हम मोटिवेट हो, है ना, अगर हम अभिप्रेरित होंगे तभी। तो सबसे पहले कि लर्निंग की सबसे पहली नीड क्या है, सबसे पहली नीड क्या है, वो है मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन। तो ये साधारण बात है कि आपका मोटिवेटेड होना जरूरी है। अध्यापक कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाए, कुछ एक ऐसे कार्य हो जिनसे जो है विद्यार्थी क्या हो, मोटिवेट हो लैंग्वेज लर्निंग के सेंस में। ठीक है, तो ये जरूरी है। कोई भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर नहीं बनने वाला है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रुचि डेवलप करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट की परेशानी जो आती है, दिक्कत आती है, जो भय बैठा होता है भाषा शिक्षण के प्रति, यानी हमारे समाज की बात करें तो हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की स्कूल में जाके बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वहाँ पर एक भयपूर्ण जो है वातावरण बना हुआ होगा। वो कहेंगे इंग्लिश जो है वो बहुत बड़े बड़े शब्द है, ये है वो है। तो उस भय को, उन परिस्थितियों को एडजस्ट कर पाना जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करना है। हम एक अध्यापक जो है वो एक ही तरीका है इंटरेस्ट डेवलप करने का कि अपने जो उनके स्टूडेंट्स के सामने जो परेशानियां आ रही है उन परेशानियों को दूर करें, तभी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो ये पहले दोनों काम होने चाहिए, ये पहले होने चाहिए दोनों काम। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। ठीक है, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। तो हमें क्या है, एक्यूरेसी और करेक्टनेस का ध्यान में रखना चाहिए। किन किन क्षेत्रों में, किन किन परिस्थितियों में? सबसे पहले हम बात करें प्रोनाउंसिएशन हमारी, अगर हम शुरुआत से ही एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन रखेंगे, विद्यार्थी भी जो है वो उसको फॉलो करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने टीचर को, ठीक है, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं एक टीचर की। टीचर जो क्या है, एक मॉडल को प्रेजेंट करता है। भाषा शिक्षण में टीचर एक मॉडल को प्रेजेंट करता है क्लासरूम के दौरान। ठीक है, जैसे कोई भी एक लाइन इंग्लिश लैंग्वेज में बोली, वो मॉडल हो जाता है। अब विद्यार्थी जो टीचर बोलेगा प्रोनाउंसिएशन उसी को फॉलो करेगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है इंटोनेशन किस परिस्थितियों में यूज किया जा रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग एरर है या नहीं है, और स्ट्रक्चर्स में किसी प्रकार के एरर्स नहीं होने चाहिए। याद रखें, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना जो है वो एक्यूरेसी को डेवलप करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें, ये नाम ध्यान में रखोगे इजी लगेगा आपको। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये एक यूनिट है। अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड एग्जाम की, ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट बनती है पूरी। ये जो है वो हमारा यूनिट है, एक कंप्लीट यूनिट है ये। ठीक है, तो देखिए जरा, सिलेक्शन और ग्रेडेशन की बात करें, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। क्योंकि जब कोई भी हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहिए, चूज करें हम। पहले देखें तो सही, मान लीजिए कक्षा 5 की बात की जा रही है, तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए क्या मैटर हमें पढ़ाना है, सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहिए, चूजिंग की एक्टिविटी जो है वो पूरी होनी चाहिए।
सिलेक्शन का मीनिंग ही सेलेक्ट करना, चूज करना, चुनना है। उसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसकी? प्रेजेंटेशन की। जो भी मैटर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं क्लासरूम में, वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिलेक्शन होना चाहिए उनका। ठीक है, सिलेक्शन ऐसे नहीं कि हमने ये करना है वो करना है, नहीं। सिलेक्शन का मतलब है, अगर हम बात करें फोर्थ क्लास की, अगर हम बात करें फिफ्थ क्लास की, अगर हम बात करें एट्थ क्लास की, अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो इन सभी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट की कुछ एक खासियत, कुछ एक जो है वो ध्यान रखना होता है। जैसे पहला होता है एज, स्टूडेंट की एज को ध्यान में रखें, स्टूडेंट के लेवल को ध्यान में रखें, ठीक है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को ध्यान में रखें। ये बातें ध्यान में रखनी है कि एज, लेवल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्या करें, मैटर को सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन किस पे बेस है? ये तीन बातें जो है, ये किसका रूप, किसके किसके फीचर्स हैं? सिलेक्शन के हैं, न कि ग्रेडेशन के। यानी जो सिलेक्शन होगा उसी को ग्रेड किया जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए ये एज, लेवल और मेंटल एबिलिटी जो है, ये ध्यान में रखना है। एज, लेवल एंड मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन करते समय हमें एज, मेंटल लेवल और मेंटल एबिलिटी, इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिलेक्शन? एज, लेवल, मेंटल एबिलिटी, ऑल दीज, तो ऑल दीज आएगा आंसर। ठीक है, ये ऐसे आ सकता है ना, वी शुड स्पेस और मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एज, लेवल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। तो हमें ब्रैकेट में खाली जगह में क्या भरना है? सिलेक्शन भरना है, न कि ग्रेडेशन भरना है। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, लेवल एंड मेंटल एबिलिटी। अब हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कर लिया, लेकिन करना कैसा है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसमें टीचेबिलिटी होनी चाहिए, यानी इस क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना जो है वो सुनिश्चित किया जाए कि अच्छी तरीके से पढ़ा पाए। लर्नेबल, इन विद्यार्थियों के माइंड के अकॉर्डिंग वो लर्नेबल हो। जैसे लर्नेबल का मतलब कुछ ऐसी चीजें उठाओ, मान लो 5वीं क्लास के लिए कोई सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो हमें चौथी क्लास से रिलेट हो वो, मतलब उसके प्रीवियस नॉलेज को क्या हो, क्या कर रहा हो, उससे रिलेट हो रहा हो। मैं जो है वो यहाँ पर एक दो बातें लिख देता हूँ, ठीक है, एक दो बातें लिख देता हूँ। क्या बातें हैं वो? कि सिलेक्शन कुछ ऐसी चीजों का हो जो प्रीवियस नॉलेज से क्या हो, रिलेटेड हो। क्या हो? रिलेटेड हो। प्रीवियस नॉलेज जो हमने 5वीं क्लास के लिए मैटर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो चौथी क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सिलेक्शन होगा किसका? सिलेक्शन किस चीज का होना चाहिए? तो सिलेक्शन होना चाहिए हमें जो है वो वोकैबुलरी का, स्ट्रक्चर का, या फिर जो है वो क्या हो जाएगा, किसका होगा, ठीक है, या फिर किसका होगा, लिंग्विस्टिक आइटम्स का। यानी लिंग्विस्टिक आइटम्स का मतलब आप मान लीजिए कि ग्रामेटिकल जो है वो टॉपिक्स है, उसके बाद स्ट्रक्चर्स का, उसके बाद वोकैबुलरी का, इन चीजों का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो है वो किस तरह से हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शन जो है वो होना चाहिए, वो किस आधार पे होना चाहिए, यानी बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? पहला बेस होगा स्टूडेंट की एज, लेवल, ठीक है, लेवल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एज, लेवल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो, सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन किसका होना चाहिए? क्या चीजें हमें सिलेक्ट करनी है? तो हमें करना है वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और क्या करना चाहिए? लिंग्विस्टिक आइटम्स, ये चीज करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? वट एवर ए स्पेसिफिक टॉपिक, ये स्ट्रक्चर और ये वोकैबुलरी हो ही जाता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के 6 बातें आप यहां से ध्यान में रखेंगे। और देखिए क्या है, इसके अंदर क्या है? टीचेबिलिटी हो, लर्नेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी, यानी क्लासरूम में अवेलेबल जो है
चीज़ें हो उसको पढ़ाया जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार कोई शब्द जो है वो कितनी बार हमारे सामने आता है, उसकी जो है वो रिपीटिशन जो है उस शब्द की वो बार बार होनी चाहिए। रेंज और कवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेंज और कवरेज, कवरेज का मतलब कितने शब्द, यानी मैंने एक शब्द बोला, फ्रूट शब्द बोला, तो वो फ्रूट शब्द है उसके अंदर कितने शब्द आ जाएंगे, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, तो वो हो जाती है कवरेज। और रेंज का मतलब हो जाता है एक शब्द कितनी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, हैज की बात करूं, हैव की बात करूं, तो इनके 7 मीनिंग होते हैं। वो 7 मीनिंग आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे पोजीशन है, रिलेशन है, हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव है, इस तरह के अलग अलग परिस्थितियों में एक शब्द को कई मीनिंग में यूज कर लेना, वो होता है रेंज। और कवरेज का मतलब हो जाता है कि एक शब्द के अंदर कितने जो है वो वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडेशन की। तो ग्रेडेशन की जब जब बात करेंगे तो ये किस पे डिपेंड है? सिलेक्शन पे। ठीक है, ये बात आपने लिख लेनी चाहिए यहां पर कि जो है वो ग्रेडेशन डिपेंड किस पे है? डिपेंड किस पे है? सिलेक्शन पे। यानी यहां पर हमने मान लीजिए 20 टॉपिक का सिलेक्शन किया, वही 20 क्या होंगे? ग्रेडेड होंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि हमने जो एक टॉपिक अपनी तरफ से और ग्रेड कर लो, 21 कर दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो सिलेक्शन डिपेंड किस पे है? ग्रेडेशन पे। फॉलोड बाय सिलेक्शन, फॉलो सिलेक्शन के बाद होता है ये। ठीक है, इट मींस सीक्वेंस, यानी ऑर्डर डिसाइड करना, ऑर्डर डिसाइड करना और सीक्वेंस बताना। इसके अंदर क्या होता है? फनेटिक ग्रुपिंग होती है। फनेटिक ग्रुपिंग का मतलब क्या हो जाता है? एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स को एक साथ पढ़ाना। उसके बाद हो जाता है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, यानी एक जैसे स्ट्रक्चर को एक साथ रख लेना। सिमेंटिक का मतलब मीनिंग के आधार पर है। सिमेंटिक का मतलब मीनिंग, यानी एक जैसे मीनिंग वाले शब्दों को एक साथ रखना। लेक्सिकल का मतलब ऐसे शब्द होंगे जो क्या हो, एक ही परिस्थिति में यूज हो, जिनके अलग अलग मीनिंग नहीं निकले। ठीक है, वो शब्दों को एक साथ पढ़ाना, ये हो जाता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर जो है वो स्टार बना रहा हूं, है ना, उल्टा सीधा स्टार है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग विद लाइफ बहुत ही इजी है। लिंकिंग विद लाइफ का मतलब है जो हम डे टू डे लाइफ में जो है वो जो बातें डे टू डे लाइफ की है हमारी, उसी तरह से हमें भाषा को भी रिलेट करना है। अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट, अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेट, यानी हमें परिस्थितियों में ऐसी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हमें कम्युनिकेशन की एबिलिटी डेवलप करके और हमें रियल लाइफ से हम क्या करें? लिंक कर सकें। ये बात जो है वो बहुत ही साधारण है। जो पढ़ रहे हैं, जो भाषा सीख रहे हैं, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं पर्पस। हम बात करें उद्देश्य की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उद्देश्य के मामले में जो है वो भटका हुआ है। इंग्लिश का उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य है हमारा जनरल ये वाला एकेडमी। एकेडमी का मतलब हो जाता है हम सिर्फ जो है वो पेपर को पास करने के लिए हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन हमारा रियल उद्देश्य क्या होना चाहिए? रियल उद्देश्य होना चाहिए कम्युनिकेशन इन द टारगेट लैंग्वेज। जैसा हमने सीएलटी में पढ़ा कि लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, भाषा जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। भाषा क्या है? कम्युनिकेशन। और भाषा किस लिए सीखी जानी चाहिए? फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन। तो पर्पज हमारे भाषा शिक्षण के कई, भाषा लर्निंग के कई हो सकते हैं, सोशल, कमर्शियल, साइंटिफिक और एकेडमिक कई हो सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? एक ही होना चाहिए। रियल उद्देश्य ये है, तो हमें इस उद्देश्य को मानकर जो है वो, है ना, लैंग्वेज टीचिंग या लर्निंग करनी चाहिए। आगे देखिए, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू द अब्स्ट्रैक्ट, यानी जो रियल में हमारे पास है, जो हमारे सामने रियल में सिचुएशन है, उसको पढ़ाकर बाद में जो है वो अनरियल की तरफ लेके जाए, अनरियल की तरफ लेके जाए। यानी हमने जो है वो टीचर, स्टूडेंट, क्लास, ठीक है, बस, इस तरह के शब्दों को पहले पढ़ाया जाए और बाद में जो है वो कौन से शब्दों को? ऑनेस्टी, ब्यूटी, यानी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बाद में पढ़ाया जाए। जो नोन थिंग है उनको पहले और अननोन है उसको बाद में पढ़ाया जाए। बहुत साधारण है, टीचिंग मैक्सिम है ये, याद रखेंगे। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो आपका एक्टिव पैसिव नहीं है,
ठीक है। एक्टिव वोकेबलरी का मतलब है एक्टिव, यानी पहली बात तो ये, ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ वोकेबलरी should be taught, should be taught in the class, in the क्लास। यानी एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की वोकेबलरी को जो है वो क्लासरूम में प्रेजेंट किया जाना चाहिए या सिखाया जाना चाहिए। एक्टिव वोकेबलरी वो होती है जो हमें समझ में आती है और जो हम बोलते समय प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव वोकेबलरी वो जो हम समझ तो सकते हैं पर हम बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते किसका मतलब नहीं है, बोल नहीं पाते का मतलब है कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उन शब्दों का प्रयोग करके। सपोज करें, ठीक है, जैसे ही अटैक्ड द मैन, ही अटैक्ड द मैन, हमने अटैक बोला, तो ये अटैक हमें पता है क्या है और हम बोलते हुए भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर हम बात करें गेट एट की, गेट एट, तो गेट एट का मतलब भी अटैक ही होता है फ्रेजल वर्ब का, लेकिन वो वाक्य में प्रयोग नहीं करते हम, ठीक है। तो वो गेट एट है ना, वो क्या होगी, पैसिव वोकेबलरी हो गई, हमें समझ में आती है लेकिन हम जो है वो बोल नहीं पाते उनका प्रयोग। फ्रेजल वर्ब्स का हम प्रयोग नहीं करते, ईडियम और फ्रेजल वर्ब का हम कम्युनिकेशन में प्रयोग नहीं करते, वो हमारी पैसिव वोकेबलरी है। समझ जरूर जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो समझ भी नहीं आती, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, तो ध्यान रखेंगे। ये हमारे जो है वो प्रिंसिपल्स है, इनको ख्याल रख के ही हमें जो लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग करनी चाहिए। आने वाली क्लासेस में हम कुछ एक और टॉपिक को लेके आएंगे, यानी कि हम जो है वो रीड लैंग्वेज 2 और 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर जो है वो कंसल्ट करेंगे आने वाले कुछ एक दिनों में। आप बने रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये रुकना नहीं चाहिए। पिछली वीडियोस को अगर देखें तो काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिला है आप सभी का, धन्यवाद उसके लिए। मैं हमेशा जो है वो सहयोग की उम्मीद करता हूँ। वंस अगेन आई नीड योर हेल्प। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और एप्लीकेशन लिंक के माध्यम से, और जो है वो धीरे धीरे अपने आप को पेपर के नज़दीक के दिन में एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।